देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास वैक्सीन लगाने की क्षमता है, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में करीब 500 ऑक्सीजन जो सेंटर्स हैं वो बंद हैं और हम हरियाणा के सिस्टम से नहीं चल सकते हैं कि वैक्सीन बचा लो, हमें जो वैक्सीन मिलती है वो तुरंत लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमें यही मानकर चलना है कि कोरोना की लहर दोबारा आ सकती है, इसलिए दिल्ली के लोगों से अपील है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कल दिल्ली में कोरोना के कुल 45 संक्रमित केस सामने आए हैं और ये संख्या पिछले सवा साल में सबसे कम है। दिल्ली में संक्रमण दर 0.1% से थोड़ा कम चल रही है और दिल्ली में कोरोना के सक्रिय केस करीब 693 अभी भी हैं। फिर भी मैं दिल्ली के लोगों से निवेदन करूंगा कि अपना मास्क हमेशा लगाकर रखें और अपना ध्यान रखें, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है। कल करीब 1.5 लाख कोविशील्ड की वैक्सीन आई है और अब हमारे पास करीब 1,68,000 वैक्सीन है, जो आज और कल दोपहर तक चल पाएगी। इसके बाद फिर दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते दिल्ली में करीब 500 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, लेकिन वैक्सीन जो है वो नहीं मिल पा रही है और जैसे ही वैक्सीन हमें मिल जाएगी हम सभी सेंटर्स को पुनः खोल देंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन की क्षमता है और हमें 3 से 4 लाख वैक्सीन रोजाना चाहिए। तो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन की क्षमता उनके पास है, लेकिन सरकार वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में देने में असफल हो रही है। अगर सरकार पूरे तरीके से वैक्सीन देती है तो दिल्ली की आधी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर लिया जाएगा और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पूरी आबादी को भी वैक्सीनेट कर दिया जाए। बता दें कि अभी कल ही दिल्ली को डोज मिली है, जिसमें जो डोज उन्होंने बताई है 68 लाख की वैक्सीन उन्हें मिली है, जिसमें से आज और कल की ही ये वैक्सीन है। कल दोपहर तक यानी आज दोपहर तक ये वैक्सीन चल पाएगी और इसके बाद फिर से दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत हो जाएगी। यानी आज दोपहर के बाद एक बार फिर से दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत रहेगी, जिसके लिए एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील करनी पड़ेगी। इसी तरीके से पहले भी अपील कई बार की चुकी है और अब खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर हमारे पास क्षमता है, वैक्सीन लगाने की हमारे पास क्षमता है, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही है। तो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से संक्रमण दर बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है, उसको देखते हुए वैक्सीनेशन सबसे अहम और कारगर उपाय माना गया है और इसी को लेकर सरकार लगातार जल्द से जल्द दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिक्कत केंद्र और राज्य सरकार के बीच आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे तरीके से वैक्सीन नहीं उन्हें मुहैया कराई है अभी तक और लगातार राज्य सरकार यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है, केजरीवाल सरकार, वो लगातार सरकार से प्रयास कर रही है कि वैक्सीन उन्हें मिल जाए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, एक बार फिर से दिल्ली में संकट वैक्सीन का उपज गया है और एक बार फिर से खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बार कहा है कि वैक्सीन उन्हें और ज्यादा मिलनी चाहिए ताकि वो पूरी आबादी को वैक्सीनेट कर सकें। सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, उन्होंने कल प्रेस वार्ता के अंदर ये भी कहा कि केंद्र सरकार से जितनी वैक्सीन मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पा रही है और लगातार दिल्ली के अंदर वैक्सीन का संकट देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग कोविड की वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 लाख के करीब मिली थी और वो भी अब खत्म होने वाली है, यानी कि आज तक का समय रह चुका है और उस वैक्सीन को खत्म होने में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उस पर सख्ती करेगी। अगर इसी तरीके से रफ्तार चलती रही तो तीसरी लहर समय से पहले भी आ सकती है और कहीं ना कहीं उसके लिए जो इंतजाम होने चाहिए, जनता के लिए जो वैक्सीन का डोज होनी चाहिए, वो अभी तक प्रॉपर मात्रा के अंदर मिलती नजर नहीं आ रही और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। मगर बात करें सरकारों की, तो सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जिस तरीके से तालमेल नहीं बन रहा और वैक्सीन को लेकर कमी हो रही है, कहीं ना कहीं ये संकट समझता है कि अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से स्थिति बिगड़ सकती है और वैक्सीन को लेकर जो भी स्थिति बनेगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली होगी। लेकिन इस समय केंद्र
केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है राजीव, क्योंकि देखिए लगातार वैक्सीन की मांग उठ रही है और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, कई ऐसे और राज्य भी हैं जहां से भी वैक्सीन की मांग उठ रही है। और अब केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है, क्योंकि देखिए कोई भी किसी भी राज्य को अभी तक वैक्सीन पूरे तरीके से मुहैया नहीं कराई गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें और राज्य की, तो लगातार कहीं ना कहीं उनके अंदर भी यही कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन की जो प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए, यानी कि लगातार जो वैक्सीन मिलनी चाहिए हर राज्य को, वो मिलती नजर नहीं आ रही। यानी कि सीधी जगह है तो कहीं ना कहीं इसमें देरी जो की जा रही है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। और केंद्र सरकार अगर चाहे तो लगभग क्या कहते हैं जल्दी से जल्दी जो तीसरी लहर है उससे पहले ही आम जनता तक वो जो वैक्सीन की डोज है वो दोनों डोज लग सकती है, मगर जिस तरीके से लापरवाही की जा रही है, देरी की जा रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। और हो सकता है ये भी हो सकता है कि तीसरी लहर आने के बाद में, जिस तरीके से देरी के बाद में कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुलेगी तो लगता है कि हालात फिर बिगड़ सकते हैं। जो दूसरी लहर के अंदर देखने को मिला था वही चीज कहीं ना कहीं तीसरी लहर के अंदर ना देखने को मिले। मगर जिस तरीके से वैक्सीन होनी चाहिए जनता तक, तो वो कहीं ना कहीं एक समाधान है कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन की डोज लगनी चाहिए सबों को। जी तमाम किल्लत सहमी है, जो भी किल्लत हमारे पास रही हमने उसको देखा किस तरीके से लोग मरे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार जागरूक नहीं हो रही है तो आखिर क्या इसका कारण हो सकता है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से सरकारें जागरूक नहीं हो रही है या फिर कहें वैक्सीन जो है जनता तक नहीं उपलब्ध करा रही है, उसका सीधा सीधा कारण कहें तो केंद्र सरकार का सिर्फ ध्यान जो है वो 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है। क्योंकि पिछली बार जो देखने को मिला था लगभग दूसरी लहर थी और उससे पहले जो पश्चिम बंगाल के अंदर या फिर कहें क्या और जगहों पर जो चुनाव प्रचार किया जाता, सरकार का सारा ध्यान सिर्फ उस तरफ था और कहीं ना कहीं यही आवाज जनता की तरफ से उसके नजर आ रही थी। मगर वही चीज आप दोबारा से देखने को मिलती है, केंद्र सरकार का ध्यान जो है वो 5 राज्यों के चुनाव की तरफ है, ना कि जनता की तरफ। अगर जनता इसी तरीके से परेशान रही तो आने वाले समय के अंदर शायद सरकारों को उसका झेलना पड़ सकता है जनता का। जी लेकिन जनता क्यों आखिर नुकसान झेलेगी राजीव, क्योंकि देखिए जनता ने जिनको चुनकर बिठाया वही अब जनता की नहीं सुन रहे हैं, तो आने वाले चुनावों में यही सबसे बड़ा मुद्दा भी हो सकता है कि बीजेपी को बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जनता जो अपनी नाराजगी दिखा रही है और वैक्सीन को लेकर जो देरी हो रही है केंद्र सरकार की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जनता का जो गुस्सा है वो वोट बैंक के द्वारा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार इसका फायदा भी उठा सकता है और लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो वैक्सीन नहीं उपलब्ध करा रही है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, लगातार कहीं ना कहीं राज्यों में कांग्रेस की है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब देने ही बनता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र के अंदर बैठे वो सारी जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार है पूरी नहीं कर पाते तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर जिस तरीके से अभी तक वैक्सीन की जो कमी होती नजर आ रही है उसका साथ जारी रखने की केंद्र सरकार की तरफ से ढील बरती जा रही है। जी जनता का क्या रुख है राजीव, क्योंकि देखिए दो सरकारें उनके पास है, उनकी जो हमारे पास केंद्र सरकार है वो भी, और उनके पास जो उनकी दिल्ली की सरकार है वो भी। जो लोग हैं, आम जनता है, वो किसको जिम्मेदार इसका ठहरा रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार वैक्सीन मिल भी रही है, दोनों ही पहलुओं पर अगर हम नजर डालें तो केंद्र लगातार वैक्सीन दे भी रहा है। हो सकता है कि दिल्ली में उसकी बर्बादी की जा रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दिल्ली में अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा हो और केंद्र जो वैक्सीन मुहैया जो करवानी है उसमें नाकामयाब हो रहा हो। जनता का क्या रुख है इस पर? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की तो पहले नहीं, जनता जो है वो सरकारों की तरफ यही उम्मीद कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल सके, चाहे वो दिल्ली सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो। जनता को सिर्फ वैक्सीन का मतलब है, ना कि सरकारों से। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को प्रतिज्ञा हो देती है कि हम तो वैक्सीन लगाने के लिए प्रॉपर मात्रा के अंदर तैयार है, हमने इतने सेंटर खोले हुए हैं और लगभग 500 सेंटर बन हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है के द्वारा कि अगर वैक्सीन नहीं मिली तो दिल्ली के अंदर 500 सेंटर जो है वैक्सीन सेंटर वो बंद हो जाएंगे। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देरी जरूर हो रही है। और दोनों ही संसद से, यानी कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहीं ना कहीं देरी है, दोनों ही तरफों से। और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। जनता यही समझ रही है कि दिल्ली सरकार तो कोशिश कर रही है मगर केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार की सुनते हैं तो केंद्र सरकार कहती है कि हम वैक्सीन दे रहे हैं और दिल्ली सरकार प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो लीपअप होती है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलनी चाहिए। और जनता यही चाहती है कि दोनों सरकारें मिलकर काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर हर व्यक्ति तक वैक्सीन की दोनों डोज पहुंच सके। जी और राजीव देखिए तीसरी लहर के चलते कई बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, कई राज्य सरकारें अहम फैसले भी ले रही हैं, लेकिन इस बीच अगर हम तीसरी लहर को लेकर इतने ही सतर्क हैं तो सबसे ज्यादा कारगर उपाय तो वैक्सीन है। हमें पूरे तरीके से वैक्सीनेट हमारी आबादी को करना होगा। हम तमाम जितने मर्जी फैसले ले लें, लेकिन अगर वैक्सीन पूरे तरीके से वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे तो तीसरी लहर का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी को लेकर सरकार सतर्क नहीं है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राज्य सरकारों की, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर और राज्य सरकार हो, लगातार यही कहा जा रहा है, जनता से अपील की जा रही है कि हम अनलॉक तो कर रहे हैं, मगर लगभग जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, मास्क लगा के रखे, मगर ये इलाज, ये जो समाधान है, ये लगभग बहुत लंबा समय के लिए नहीं है। और कहीं न कहीं वैक्सीन ही एक ऐसा समाधान है जो कहीं न कहीं कोरोना से निजात मिल सकती है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन की जो डोज है वो नहीं मिल पाई जनता तक, तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। मगर जनता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग तो बना रही है, मगर कहीं न कहीं इसके अंदर जो थोड़ी बहुत लापरवाही देखी जाती है, संक्रमण तो उसी की तरफ से फैलेगा। मगर जिस तरीके से वैक्सीन नहीं मिलेगी जनता को, तो कहीं न कहीं और ज्यादा संक्रमण जो है वो और ज्यादा फैलता नजर आएगा। उसका जो इलाज है या समाधान है वो वैक्सीन ही है। तो ये चीज सरकारों को समझना है। सरकार जो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, वो केंद्र सरकार की तरफ से हो या दिल्ली सरकार की, जनता को सिर्फ वैक्सीन का मतलब है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मुंबई की करेंगे, जहां पर छोटी बहन प्रीतम मुंडे को मोदी सरकार के मंत्री परिषद में जगह न मिल पाने पर मराठा नेता और उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पंकजा मुंडे ने यह स्वीकार किया है कि प्रीतम को कैबिनेट में जगह न मिल पाने से वो नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिद्धांतों के लिए धर्मयुद्ध का सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला सही समय पर लिया जाएगा। मुंडे ने यूं तो ये स्वीकार किया है कि वो पार्टी के फैसले से नाराज हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा भी जाहिर किया है। उन्होंने बहन के मंत्री न बन पाने का ठीकरा सीधे तौर पर राज्य के लीडरशिप पर फोड़ा। दरअसल बीजेपी की ओर से राज्यसभा सांसद भागवत कराड़ को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है, जबकि उनकी बहन को नहीं किया गया है। और जो बड़ी लोकसभा सीट से सांसद है प्रीतम मुंडे भी इसके लिए दावेदार मानी जा रही थी और उन्हें इसमें कोई भी पद नहीं दिया गया। प्रीतम मुंडे को जगह न मिल पाने के बाद उनके समर्थकों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली। खासतौर पर वंजारी समुदाय से जुड़े उनके समर्थकों में काफी रोष है। राज्य के पूर्व दिग्गज बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा और प्रीतम मुंडे को ओबीसी चेहरों के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अब उनकी जगह पर कराड़ को मंत्री बनाकर पार्टी ने एक नई लीडरशिप पैदा करने का संकेत दिया है। मुंडे परिवार के खाते में मंत्री पद न आने के बाद बीड़ जिले के 75 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय से लेकर सहकारी संस्थाओं तक इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री न बनाकर मुंडे परिवार के साथ अन्याय किया गया है और मंगलवार को पंकजा मुंडे के वर्ली स्थित दफ्तर के बाहर जुटे उनके समर्थकों ने पार्टी के निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात भी कही और 75 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देने की भी पेशकश की। हालांकि समर्थकों को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि वो भी पार्टी के फैसले से नाखुश हैं और उनके त्याग और कठिन मेहनत को पार्टी ने नजरअंदाज किया है, लेकिन इसके बाद भी ये पार्टी छोड़ने का समय नहीं है। उन्होंने समर्थकों का जो इस्तीफा है उसको भी नामंजूर कर दिया। उन्होंने सबने रेजिग्नेशन दिया था और ये रेजिग्नेशन का कारण उनका असंतोष बताया था। वो असंतोष ये था कि उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल जो अभी प्रीतम दई काम कर रही है, जो मेरी बहन है, जो सांसद है, लोकसभा से चुन के आई है, उनका नाम चल रहा था मीडिया के माध्यम से और चर्चा हो रही थी। तो उनका नाम चलने के बाद उनको मंत्री पद नहीं मिला, वो तो है ही नहीं, पर डॉक्टर भागवत कराड़ इनको मिला। उस बारे में मैंने ऑलरेडी पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि मेरे परिवार ने, प्रीतम मुंडे ने कभी कोई मांग नहीं की कि हम मंत्री पद चाहते हैं। मैंने कोई नेता से इस बारे में कोई बात नहीं की। तो हमारी जब हमने मांग ही नहीं की तो नाराजगी का प्रश्न उद्भवता नहीं है। और इसमें जो डॉक्टर कराड़ को मिला वो भी मुंडे साहब के कार्यकर्ता है, मुंडे साहब के विचारों पे चलने वाले कार्यकर्ता हैं और उनको मिला है तो मैंने उनका अभिनंदन किया। वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनका अवमान ना हो ऐसा आह्वान मैंने लोगों को किया और मैंने ये स्पष्ट किया है कि हमारी कोई मांग नहीं थी। लोगों के बीच में इसलिए दुख है, इसलिए थोड़ा सा असंतोष है क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपने नेता को। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके का ये मामला है, पंकजा मुंडे जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, दो बातें उन्होंने की है। एक तरफ नाराजगी जाहिर की और दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी मंत्री परिषद की, मंत्री पद की मांग ही नहीं की है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस पर? चाहता हूँ आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले बता दें कि पंकजा मुंडे बीट से चुनाव लड़ी थी
पंकजा मुंडे का पूरा परिवार बीजेपी समाहित रहा है, बीजेपी का खास जो है एक प्रकट रहा है महाराष्ट्र में। अब ऐसे में पंकजा मुंडे को जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, महाराष्ट्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विस्तार किया था, उनमें पंकजा मुंडे को काफी उम्मीद थी कि उनको मौका मिलेगा, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लिहाजा पंकजा मुंडे काफी नाराज चल रही हैं। अब ऐसे में पंकजा मुंडे जहां से चुनाव लड़ी थी बीट से, वहां के तमाम कार्यकर्ताओं ने आए पिछले दिनों से लगातार उनको इस्तीफा दे रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी सत्यप्रकाश, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात महाराष्ट्र की कर रहे थे, जहां पर पंकजा मुंडे जो कि मराठा नेता हैं, वो अब सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, आप इस पूरे प्रकरण के बारे में बता रहे थे, विस्तार से बताएं। देखिए, कल बीड जिले के तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो पंकजा मुंडे के घर अपने इस्तीफे की बात करने आए थे। इस दौरान पंकजा मुंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक राम साथ में रहेंगे तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि किस तरह उनका संकेत था। और दूसरी तरफ उन्होंने सभी पदाधिकारियों को जो इस्तीफा दिया था उसको नामंजूर करते हुए कहा है कि जब तक मैं इशारा नहीं करूंगी तब तक किसी भी तरह का इस तरह का निर्णय नहीं लिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ये वक्त नहीं है महाभारत करने का। कौरव और पांडवों के बीच में जिस तरह से लड़ाई हुई थी और अपने हक के लिए लड़ाई हुई थी, जब कौरव पांडवों का हक नहीं देंगे तो जाहिर तौर पर ये समय आएगा तो लड़ाई की जाएगी। लिहाजा अब पंकजा मुंडे की इस बयान के बाद कांग्रेस खेमे के अलावा बीजेपी में भी सुर उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी में कौरव कौन है और पांडव कौन है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं वाक्य युद्ध जो है अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। कहीं न कहीं ये पूरा निशाना जो है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर किया गया है। इस तरह की बातें अब जानकारों का मानना है। लेकिन सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अभी वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन उनके इशारे का इंतजार उनके समर्थक करेंगे, ये उन्होंने बात कही है। इसमें अब देखिए समझने वाली बात ये है कि जब मराठा जो आरक्षण है वो काफी अहम मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद मराठा नेता को काफी कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन प्रीतम को जगह नहीं मिली है वहां पर। उसके बाद इस तरीके के कयास लग रहे हैं, यानी कि अगर अब इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर पंकजा मुंडे पार्टी को छोड़ती हैं तो उनके इतने ज्यादा समर्थक अगर पार्टी के साथ उनके साथ जाएंगे तो वाकई बीजेपी को बड़ा खतरा यहाँ पर है। देखिए, मुस्कान उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि पंकजा मुंडे जल्द ही उद्धव ठाकरे से भी मिलने वाली है, इस तरह की जानकारी मिल रही थी। लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि पंकजा मुंडे अभी सरकार के ऊपर सिर्फ दबाव बना रही है। लिहाजा जो बीड से तमाम कार्यकर्ता आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो कौरव और पांडव की बात की गई, वो कहीं न कहीं दबाव बनाने के एक प्रकरण है। इसके तहत ही जो है दबाव बनेगा और फिर आखिरी निर्णय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल पंकजा मुंडे ने अपने कार्यकर्ताओं सहित खुद को इस्तीफा देने के लिए मना किया और मना भी लिया। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन धर्म युद्ध जो है अभी जारी रहेगा। लिहाजा अब जो है लोगों को उम्मीद है कि पंकजा मुंडे को कहीं जगह मिलती है या नहीं। तो आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है पंकजा मुंडे की और सरकार की, क्योंकि क्या सरकार अब फिर से पंकजा मुंडे को कोई जो आगे आने वाले इलेक्शन है उनमें कोई जगह दे सकती है? देखिए, ये राजनीति में कैवास जो है एक रात में बदल जाती है। जाहिर तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिससे उम्मीद ही लगाई जा रही थी पंकजा मुंडे जल्द जो है उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकती है। लिहाजा पंकजा मुंडे अपना रुख बदल सकती है। इस तरह की बातें जरूर सामने आ रही है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है जानकारों द्वारा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि लगातार पंकजा मुंडे जो पूर्व सीएम रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका विरोध करती रही है, उनकी किसी भी सहमति में अपनी सहमति नहीं मिलाई है। लिहाजा ये भी एक बातें सामने आ रही है। लेकिन मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया गया तो उनसे पूछा भी नहीं गया, लिहाजा उनको मौका भी नहीं दिया गया। इस बात की भी नाराजगी उनके खेमे में है। यही वजह मानी जा रही है कि पंकजा मुंडे कोई बड़ा निर्णय ले सकती है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए। बात अब मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मंगलवार से बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ शुरू होंगे और वहीं रेस्टोरेंट भी और तमाम चीजें 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगी। शादी में 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, इसे देखते हुए ये छूट देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में संक्रमण कम नहीं हो रहा। अगस्त में केस बढ़ने का अनुमान भी लगाया गया है। जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी सतर्कता और सक्रियता बनाए रखें। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए जनता को प्रेरित किया जाए। कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान के लिए प्रदेश में जारी जीनोम सीक्वेंसिंग की भी जानकारी बैठक में ली गई है। वहीं प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 37% आबादी का टीकाकरण भी हो चुका है। इंदौर में 78%, भोपाल में 69%, शहडोल में 55% और उज्जैन में 51% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने देवास, अनूपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी, उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण की गति को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले में 75% से कम वैक्सीनेशन हुआ है, उन जिलों की अलग से समीक्षा की जाएगी, ये भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ गणेश तिवारी इंदौर से संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से अब सीएम ने एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी की है और अब टोटल अनलॉक की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, क्या कुछ फिलहाल इसमें अपडेट है? देखिए मुस्कान, सबसे पहले बात करें कि टोटल जो लॉकडाउन था, कोरोना काल था, लॉकडाउन के बाद 1 जून से जो है प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा था और 1 जून से ही जो पूरी तरह से अनलॉक करने के कयास जो है धीरे धीरे चालू हो गए थे। कई चीजों को छूट दी गई थी, लेकिन अब जो है पूरी तरह से प्रदेश को जहां अनलॉक अनलॉक किया गया है, अब आज से अगर बात करें, बीती रात से बात करें, तो प्रदेश को एक तरह से पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। क्योंकि अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े अब मध्य प्रदेश में बेहद ही कम आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि जो दुकानें थी वो 10 बजे तक खुलती थी, अब उन्हें देर रात तक खोला जा सकेगा, यानी कि 11 बजे तक दुकानों को खोला जा सकेगा। व्यावसायिक चीजों को जिम वगैरह जो थे वो भी खोली जा सकी हैं। तो इस तरह से बाजारों को जिस कदर रात 10 बजे तक अब खोलने की पूरी तरह से अनुमति दे दी गई है, जो लोग जो व्यवसाय अपने कर रहे हैं वो रात 10 बजे तक अब खोल सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अगर बात करें तो जो सिनेमा घर थे, सिनेमा घर को भी अब खोल दिया गया है 50% लोगों के साथ। गणेश देखिए, ये तमाम जो स्थितियां हैं, एक बार पूरा ही अनलॉक कर दिया गया है मध्य प्रदेश को और तीसरी लहर भी संभावित है और आगे त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है। बाजारों में त्योहारों में किस तरीके की भीड़ रहेगी ये भी हमें पता है। सावन भी शुरू हो गया है और अगले ही महीने राखी का भी त्योहार आ रहा है। इस बीच अगर देश को पूरे तरीके से माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश को पूरे तरीके से टोटल अनलॉक कर दिया गया है तो संक्रमण को बढ़ने में कहीं इजाफा नहीं मिलेगा इसमें? निश्चित तौर पर जिस कदर लोगों का भीड़ और हुजूम देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस कदर स्वास्थ्य विभाग लगातार बराबर लोगों को चेता रहा कि कोरोना की तीसरी लहर भयावह हो सकती है और उसके आने के भी कहीं ना कहीं संकेत मिल चुके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर भयावह हो सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने पूरे प्रदेश भर में 37% वैक्सीनेशन का कार्य कर दिया है और तमाम जो जिले हैं जहां पर 75% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि प्रदेश सरकार की पूरी तरह से इस पर पूरी तरह से प्रदेश सरकार चाह रही है कि पूरा प्रदेश को वैक्सीनेशन जो आगामी त्योहार है उसके पहले ही कर दिया जाए और इसी लक्ष्य को देखते हुए प्रदेश सरकार जो है वैक्सीनेशन का जो एक नारा लगा रखा है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, उसको पूरी तरह से पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार लगी हुई है। हालांकि अभी कुछ दिनों से अगर बात करें तो वापस से वैक्सीनेशन की जो एक तरह से लगातार जो वैक्सीनेशन का पूरी तरह से लोगों को लगाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं धीमी गति देखने को मिल रही है और लोग जो है फिर से एक बार जैसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर मायूस नजर आ रहे थे, उन्हें नहीं लग पा रही थी। एक बार हालांकि कई जगह देखने को जरूर मिल रही, क्योंकि वैक्सीनेशन के कार्य में पूरी तरह से धीमी गति आ चुकी है। लेकिन प्रदेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि आगामी त्योहारों के पहले जो है पूरे राज्य को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी। साथ ही अब सबसे ज्यादा जो
गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी वैक्सीन लगाने का कार्य जो है चालू कर दिया गया है और 20 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रदेश भर में वैक्सीनेशन का कार्य जल्द शुरू होगा। इसी को लेकर प्रदेश सरकार लगी हुई है, लेकिन हालांकि लेकिन जिस गणेश कदर देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो शुरू होगा में है, फिलहाल शुरू नहीं हुई है, और इसी को लेकर तमाम जो चिंताएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीसरी लहर किस तरीके से घातक होने वाली है ये विशेषज्ञ चेता चुके हैं और बच्चों पर ज्यादा संक्रमण इसको लेकर बताया जा रहा है। और अगर हम पूरे तरीके से वैक्सीनेशन भी नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से पूरा टोटल अनलॉक कर देंगे तो कहीं ना कहीं संक्रमण और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए मुस्कान, सबसे पहली चीज आम जनता की नाराजगी और अभी आने वाले नगरीय चुनाव, नगर निगम के चुनाव, इसको देखते हुए प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं आम जनता और अपने बीच में एक तरह से तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने हालांकि आम जनता को खुश करने के लिए जरूर पूरी तरह से प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया है, यानी कि टोटल अनलॉक कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन आम जनता भी कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों को देखते हुए आम जनता लगातार लोगों का व्यवसाय बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ा था। तो हालांकि सरकार ने जल्दबाजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने और आम जनता के बीच आपसी तालमेल करने की भी कोशिश की है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इसको देखते हुए आम जनता को खुश करने के लिए सरकार ने जरूर एक तरह से पूरे प्रदेश को अनलॉक किया है, ताकि लोगों के बीच में और जो सरकार के बीच में आपसी तालमेल है वो बराबर बना रहे। बिल्कुल, जी अब ये मुस्कान। देखने वाली बात होगी गणेश कि किस तरीके से तमाम स्थितियों को संभाला जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।